दोस्तों 10वीं क्लास के बच्चों के लिए आज का वीडियो दुनिया का सबसे अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ पूरी किताब यानी पूरी मैथ की बुक का पूरे जो भी फॉर्मूले हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से ज़रूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए एक एक फार्मूला हमने पूरे जो भी चैप्टर वाइज फार्मूले हो सकते हैं उन सभी को यहाँ पर हमने लिया है। तो ऑल मैथ फार्मूलाज फॉर क्लास 10th, सभी महत्वपूर्ण गणित के सूत्र कक्षा 10 के, ठीक है, सभी यहाँ पर होने वाले हैं। पहले चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। देखिए वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर फार्मूलाज, यानी सभी चैप्टर 1 के वास्तविक संख्याओं के यहाँ पर सभी फॉर्मूले आपको दिखेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। 1 से लेकर अनंत तक, यानी 1 से लेकर लाखों करोड़ों तक जो भी संख्याएं होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में अंतर होता है सिर्फ और सिर्फ 0 का, ठीक है। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो माइनस में जितनी भी संख्याएं होती हैं और प्लस में जितनी भी संख्याएं होती हैं, 0 को मिलाकर के वो सभी आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए सम संख्या के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। 2 से जो विभाजित हो जाएं वह संख्या सम संख्या कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से अनंत तक संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी आपकी विषम संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं, देखिए भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होती है भाज्य संख्याओं की? तो जो संख्याएं खुद से कटे और 1 से कटे, यानी कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो सके। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए जिसमें 2 से, यहाँ पर 2 जो है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। जिसकी अधिकतम 2 गुणनखंड हो सकें वह आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर ऐसे समझिए, जिस संख्या में 2 गुणनखंड हो सकें या फिर जिस संख्या में 1 से भाग जा सके या फिर खुद से भाग जाए, तो वह संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब भाज्य संख्या क्या कहलाती है? जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो सके वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका मासा जो है 1 हो, जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो वह आपकी सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 5 और 7 का मासा निकालेंगे तो इसका मासा क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 और 7 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, सिर्फ एक संख्या कॉमन होती है, ठीक है। तो इनका मासा जो है 1 है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या हो जाती हैं। परमेय संख्या क्या होती हैं? P/Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर 0 ना हो, और 0 भी आपकी परमेय होती है। 1, 2, 3, 4 ऐसी लगातार संख्याएं जो हैं वह आपकी परमेय कहलाती हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी रूट में संख्या हो और उसका वर्गमूल लिया जा सके, यानी कि रूट में 25 है, यह 5 का वर्ग है, तो यह आपका परमेय हो जाता है। इस प्रकार की संख्याएं आपकी परमेय होती हैं। और दोस्तों 22/7 भी आपका परमेय होता है, ठीक है। अब अपरमेय देख लेते हैं। रूट में 5 हो, जिसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, यानी जिसका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, वह आपकी अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई आपकी अपरमेय संख्या होती है, और जिसका मान दशमलव में बदल करके चलता रहता है वह आपकी अपरमेय संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या क्या होती हैं? रूट में 4 हो या फिर इसका वर्गमूल लिया जा सके या फिर ना लिया जा सके, तब भी आपकी यह वास्तविक संख्या होती है। 4/7 भी आपकी वास्तविक है। 1, 2, 3, 4 जो भी होती हैं संख्याएं वो भी आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अवास्तविक संख्याएं जैसे रूट में आपका
माइनस लगा हो और इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता हो, यह आपकी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब दोस्तों समझ लेते हैं चैप्टर दूसरा जो कि होने वाला है। यहाँ पर आपका जो सभी सूत्र जो दूसरे बन सकते हैं दूसरे पार्ट के, वह देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी बहुपद के सूत्र जो हो सकते हैं वहाँ पर यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सभी लोग जानते होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी कोष्टक में प्लस ए बी। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, यह आपका a प्लस बी का होल क्यूब होता है। ठीक है, अब a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर माइनस ही होता है माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, बिल्कुल सही आपके ये सभी सूत्र लिखे हुए हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब, आप सभी सूत्रों को जरूर रिपीट कीजिएगा, आपके परीक्षा में 70 में से 70 आपके नंबर जरूर आएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी और कोष्टक दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, इन सूत्रों को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, 1 घंटे में सभी नोट कर लेंगे आप आराम से। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी और कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर ए बी जो होती है वह माइनस की होती है, अगर माइनस का है तो यहाँ पर ए बी प्लस की होती है। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यह आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में बी प्लस सी और तीसरे में सी प्लस ए। अब देखिए यहाँ पर यह फॉर्मूला बहुत ही अधिक बड़े बड़े एग्जामों में पूछ लिया जाता है, आपको यह पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर में ए प्लस बी प्लस सी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमें सभी सूत्र आप याद हैं, आप भी कर लीजिएगा इनको। ठीक है, इफ़ यानी यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो यह फॉर्मूला यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बचेगा और बराबर में पहुँच जाएगा 3abc, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा जब आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दिया गया हो। और जब ए बराबर बी बराबर सी दिया गया हो, इन तीनों को बराबर दिया गया हो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आप लिख लीजिएगा, भूल जाते हैं लोग। ठीक है, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। अब देख लेते हैं और भी फॉर्मूले क्या हो सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल शून्यक अल्फा बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है और अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए होता है, यानी मूलों का योगफल माइनस बी बटे ए और अल्फा गुणा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल सी बटे ए होता है। ठीक है, अगर आप इसकी तुलना करेंगे समीकरण की ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो यह आपके फॉर्मूले होते हैं। देखिए, यदि अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा प्लस में सी बटे ए के बराबर होता है और मूलों का गुणनफल माइनस डी बटे ए यानी माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, इसके बराबर होता है। दोस्तों, जब आपसे द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहा जाए और मूलों के योगफल और गुणनफल दिए जाएं तो आपको यह फॉर्मूला लगाना है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एक्स और प्लस
अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 0। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का गुणनफल रख देना है, यहाँ पर योगफल रख देना है और आपका फॉर्मूला यानी कि समीकरण जो है वह बन जाएगा। ठीक है, तो इसे भी लिख लीजिएगा आप। अब देखिएगा आगे क्या क्या हो सकते हैं तीसरे पार्ट के सूत्र। यहाँ पर आप देखेंगे कि चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को यहाँ पर जो भी फॉर्मूले बन सकते हैं वो लिए गए हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म को निम्न दो तरीकों से हल किया जा सकता है, जैसे कि ग्राफी विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, बीजगणितीय विधि द्वारा हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं और विलोपन विधि और बज्र गुणनखंड विधि द्वारा हम इस प्रकार से समीकरणों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और क्या कंडीशनें बनती हैं। A/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 समीकरण संगत होता है अगर यह कंडीशन होती है और इसका एक हल होता है, आद्वितीय हल होता है। आद्वितीय हल यानी एक हल यानी प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं। ठीक है, यहाँ पर हमने सभी एक ही में लिख दिया है। अगर आप इसे लिख लेंगे तो आप कभी नहीं इससे भूलेंगे, यह आपको जरूर लिख लेनी चाहिए। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2 कोई हल नहीं है। इसका मतलब अगर यह आपका है तो आपका कोई हल नहीं है, यानी समीकरण असंगत है। अगर इस प्रकार से है तो कोई हल नहीं है इसका। और समांतर रेखाएं हैं, कैसी हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 बराबर में है सभी, तो सभी संगत हैं। ठीक है, अनेक हल हो सकते हैं इसके और रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए अब हमारा फेवरेट चैप्टर जो कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज आ चुका है। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे किया जाता है यहाँ पर त्रिभुज में आपको बताया जाता है। तो देखिए अगर आप नहीं जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना तो मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैप्टर नंबर 7 देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए क्या है इसमें, जब P के बिंदु और Q के बिंदु के बीच की दूरी पूछी जाए तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला D बराबर यानी डिस्टेंस दूरी निकालते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए P x, y बिंदु के मूल बिंदु से दूरी हो तो हम रूट में दूरी निकालते हैं कैसे, x² प्लस में यहाँ पर y², क्योंकि यहाँ पर जो मूल बिंदु से है तो एक बिंदु 0,0 हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट ये सूत्र रख सकते हैं x² प्लस y² रूट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब देखिए अनुपात दिया जाए m1 m2 और x1 दो आपके बिंदु बिंदु जो है निर्देशांक दिए जाएं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से यह m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 ये वाला आपको फॉर्मूला निर्देशांक निकालने के लिए लगाना होता है। यहाँ पर माइनस भी हो जाता है, अगर आंतरिक है तो प्लस रहेगा और बाहरी है तो यानी कि वहाँ रूप में है तो आपका माइनस हो जाता है यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और क्या हो सकता है, बिंदु P x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मूल बिंदु मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं, x1 को जोड़ते हैं यानी पहला बिंदु और x1 x2 बटे 2 करते हैं, y1 y2 बटे 2 करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। क्योंकि बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर और भी चैप्टर हैं हमारे, जो छठवां चैप्टर चल रहा है, हम सभी चैप्टरों के यहाँ पर वीडियो देखेंगे। वीडियो में जो फॉर्मूले बन सकते हैं उन सभी को हम देखेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, इसलिए दूसरा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आप एक ही वीडियो में इनको कंप्लीट कर लें, वरना आप दूसरा वीडियो कहाँ ढूंढते रहेंगे, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में ये सब कुछ किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज बिंदुओं के x1 y1 x2 y2 यानी x3 y3 त्रिभुज के जब क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अगर आपको इसका फॉर्मूला चाहिए और भी दूसरे फॉर्मूले होते हैं उस जरिए से भी आप कर सकते हैं, पर आप इसको याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं इनको,
कैसे याद करेंगे ये भी तरीका होता है। देखिए x1 यहाँ पर x2, यहाँ पर x3। अब देखिए x1 यहाँ पर है तो y वाले में y1 कोई नहीं होगा, यानी y2 माइनस y3 होगा। ठीक है, y3 माइनस y1 यानी y1 माइनस y2। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप 1 से 2 बार लिखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं चैप्टर। यहाँ पर देखिए आपका चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल जो होते हैं उसे निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, यह धराचार विधि वाला सूत्र लगा देना होता है। यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस आपको सभी को याद होगा b² माइनस 4ac और बटे 2a। ठीक है, इससे तुलना कराएंगे, यहाँ मान रखेंगे तो आपके मूल निकल आते हैं। देखिए b² माइनस के 4ac, अगर b आपका बड़ा है तो यह वास्तविक हो जाता है। ठीक है, 0 से बड़ा है तो वह वास्तविक हो जाता है और इससे हम मूल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण आप जान गए होंगे, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इनको और देखिएगा। अब देखिए वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। अब हम समांतर श्रेणी जो कि आपकी हट चुकी हैं, यहाँ पर हम इनको नहीं देखेंगे, इनके फॉर्मूलों को नहीं देखेंगे, क्योंकि इसका हाई स्कूल की परीक्षा से यह आपका समांतर श्रेणी का चैप्टर जो है हट चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला चैप्टर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया है हमारा त्रिकोणमिति। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, हमारा बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। मैं तुरंत ही 2 सेकंड के अंदर बहुत ही कम समय में त्रिकोणमिति के सवाल हल कर देता हूँ, आपकी तरह आप भी कर लेते होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा।